नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार बहस। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर हो जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आए। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव में 370 के खात्मे के बाद लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई। हालांकि इस तस्वीर में बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार फीका रहा, तो गुपकार का जादू आज भी बरकरार दिखता है। कुल मिलाकर इस चुनाव में गुपकार समूह आगे है। कुल 280 सीटों पर 8 चरण में मतदान कराए गए थे, जहां पर गुपकार ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रीनगर की बलहामा सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी एजाज हुसैन की जीत हुई और एजाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें उनकी इस जीत पर पार्टी नेता राम माधव ने बधाई दी है। एक अन्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एजाज खान भी जीत चुके हैं। उधर डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को टक्कर दे रही बीजेपी ने कश्मीर रीजन में भी पैर पसारने की कोशिश की है। हालांकि केवल ये एक दखल है। जीत बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि एजाज हुसैन ने अपनी जीत पर कहा है कि कश्मीर में उनकी जीत राष्ट्रवादी लोगों के लिए जीत है। उन्होंने कहा है कि गुपकार संगठन ने चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें काफी हद तक सफल होते नजर नहीं आए। लेकिन हां, यह जरूर है कि कुछ हद तक उनको सफलता जरूर मिली है। यही वजह है कि 370 के खात्मे के बावजूद वहां पर असर गुपकार का बरकरार है। गुपकार दरअसल 7 पार्टियों के मिलकर बना हुआ यह संगठन, यह ग्रुप है, और उसी ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी, जिसमें जिक्र कई नेताओं की तरफ से किया गया कि इस बार बीजेपी को उसका चेहरा दिखा दिया जाएगा इन नतीजों के जरिए। लेकिन क्या कुछ इस जीत के बाद दिग्गजों ने कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ से इंजीनियर एजाज हुसैन यहाँ से पहली जीत उन्होंने दर्ज की है। हम लोग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। इंजीनियर ने पहला कमल खिलाया है। घाटी के अंदर भी हमारे अभी तक हम एक और एजाज जीत गए हैं, लेकिन जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जहां जम्मू में स्वीप कर रही है, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। हमारी पार्टी है, उनका हमेशा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज जिस प्रकार से यहाँ के लोगों ने हमें विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है, इसीलिए इन्होंने जिता के लाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे, ताकि जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, उस विश्वास को हम लोग और मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया, बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए और आज नतीजे भी आएंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा, सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद चुनावों में पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बम्पर वोटों के साथ जीतेगी।
कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी और वहीं कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 30 से 40 आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कश्मीर घाटी में जीतेंगे। देखिए, धारा 370 हटने के बाद हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। जब भी कोई इलेक्शन आता वो हमेशा ही बॉयकॉट या दूसरे तरीके से ऐसी कोई ना कोई अपील करते थे, लेकिन लोग 370 के खात्मे के बाद दरअसल स्थितियां ऐसी निकलकर सामने आने लगी जम्मू कश्मीर में कि क्या वाकई विकास की जो बागडोर है अब जो बीजेपी ने संभाली अपने हाथों में वो विकास जम्मू कश्मीर में घाटी में दिखना लगेगा या फिर नहीं। लेकिन इसी को लेकर जो डीडीसी के जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उस पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। वो सवाल हम भी दरअसल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ये स्थिति है, क्या ये समझा जाए कि घाटी के जो चुनाव के नतीजे हैं आखिर उसके मायने क्या हैं। हम बताते हैं वो 5 सवाल क्या हैं। वो 5 सवाल दरअसल हम आपको बता दें कि 370 के बाद लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है क्या, क्योंकि लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा जाहिर है घाटी की आवाम ने भी, जम्मू की आवाम ने भी लिया। वो अलग बात है कि वहां पर वोट प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा हो। क्या अब बुलेट पर भारी रहेगा बैलेट, जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे कि वहां पर बंदूक का सहारा लिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए आने वाले वक्त में। दिग्गजों के प्रचार के बावजूद भी बीजेपी बेदम क्यों नजर आई, यह भी एक बड़ा सवाल है। वो अलग बात है कि बीजेपी कहती है कि हमने बहुत शानदार प्रदर्शन वहां पर किया है। 370 हटाने के बावजूद भी बीजेपी पर भरोसा क्यों वहां की आवाम को नहीं है? क्या यह नाराजगी 370 को लेकर भी है? क्या महबूबा मुफ्ती अब तिरंगा उठाएंगी? क्योंकि यह जिक्र उनकी तरफ से कर दिया गया था कि ऐसी स्थितियां नहीं है कि मैं तिरंगे के साथ यानी कि तिरंगा उठाऊंगी नहीं, मेरे को अपना झंडा चाहिए। अपनी पार्टी का जो जिक्र उनकी तरफ से किया गया था, जम्मू कश्मीर को लेकर जो जिक्र उनकी तरफ से किया गया था, इसी वजह से तिरंगा मैं नहीं उठाऊंगी, यह जिक्र उनकी तरफ से कर दिया गया। लेकिन आज अगर गुपकार सबसे आगे है तो यह समझा जा सकता है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जरिए ही महबूबा मुफ्ती को समझना होगा कि क्या वाकई अब वो तिरंगा उठाएंगी। चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से जिक्र किया जा रहा है। जो नीति दरअसल देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर बनाई, उस नीति के जरिए यह लगता है कि जो नतीजे सामने आए हैं वो नीति वहां पर वाकई कामयाब रही है। यही वजह है कि जो नतीजे हैं वो उसके हक में। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हमारे साथ अनुज आत्रे जी कांग्रेस के नेता जुड़ गए। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है, कुछ देर में जुड़ेंगे। हालांकि संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे आसिफ इकबाल नाइक, बहुत स्वागत आसिफ जी आपका भी। तौसीफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रसूल डार कश्मीर एक्टिविस्ट हैं। तौसीफ जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत तौसीफ साहब मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि बहुत करीब से आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गुपकार सबसे ऊपर है, उसके बाद बीजेपी का थोड़ा सा जादू भी वहां पर चला है। किस तरीके से सर देख रहे हैं, कितने सालों के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया निकलकर सामने आई, और आने वाले वक्त में इस लोकतंत्र के जरिए विकास की गति को और बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है क्या सर? 370 के खात्मे के बाद लोकतंत्र की यह शानदार तस्वीर है, क्या कहेंगे तौसीफ जी? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं अपनी तरफ से तहे दिल से तमाम जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, मैं अपने तहे दिल से सभी लोगों को दिल की अच्छी गहराइयों से मुबारकबाद करता हूँ कि उन्होंने इस पहली बार जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार जो डीडीसी इलेक्शन हुए, मैं इसलिए उनको सबसे पहले मुबारकबाद करता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर से ये चीज दिखाई कि दे ट्रस्ट एंड ट्रस्ट ऑन द डेमोक्रेटिक सेटअप,
चाहे उन्होंने ये भी दिखाया कि दे बिलीव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी। इसके अलावा जो मैं आज ये बात रखना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, वो ये है कि जैसे कि आज जम्मू कश्मीर से एक बार वो एग्जाम्पल प्रूव हो गई कि हमेशा जो सच्चाई है वो कमी होती है। जो चर्चा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कारी पड़ा। आप देखिए बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर के लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। इससे पहले अगर हम बात करें धारा अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, जो उस टाइम जो मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान लोग हैं जिन्होंने लेटर पाकिस्तान के कहने पे who are always on a way to destroy the Kashmir who are always on a way to इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो PDP हो, चाहे वो अलगावाद हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या जो भी अभी गठबंधन बनाकर जो लोग अभी पाकिस्तान के इशारे से नाच रहे थे आजकल, जिन्होंने उनके इशारे से रोककर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कंटेस्ट किया, इससे पहले वो बोल रहे थे हम कंटेस्ट नहीं करें। ये आज बड़ी मात्रा में बोल रहे थे कि अगर अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जाएगा, कश्मीर में बारिश पड़ेंगे, कश्मीर के नौजवान बम बताएंगे। लेकिन आज ये साबित हुआ जब BBC इलेक्शन पहली बार हुए तो ये क्लियर मैसेज दे रहा है उन लोगों को, ये क्लियर मैसेज संदेशा दे रहा है बॉर्डर के उस पर पाकिस्तान को और उनकी एजेंसियों को और लोगों को भी ये मैसेज भेज रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ रहा है, कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ है और कश्मीर डेमोक्रेसी, कश्मीर बिल्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ी मैसेज जा रही है इन लोगों को। ये जो रोड डाला गया जो पाकिस्तान से उस तक कमाया था, जो एंटी फोर्सेस में पैदा हुआ। ठीक ओके कौशिक साहब मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर मैं आ रहा हूँ। कुछ थोड़ी सी आवाज आपकी प्रॉपर क्लियर नहीं आ पा रही मेरे पास, मैं फिर दोबारा से आपसे कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे जुड़ूंगा। हालांकि कुछ हद तक आपकी चीजें मेरे को समझ में आई कि पाकिस्तान का नारा देने वालों के लिए एक करारा तमाचा है, लेकिन गुपकार का अगर जिक्र करें, गुपकार जो उसने चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की उसमें कई हद तक वो सफल भी रहा है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। इसको भी समझना बड़ा जरूरी है कि 370 के खात्मे के बावजूद भी उनका जादू बरकरार क्यों है। आसिफ इकबाल नाइक जी, किस तरीके से सर देख रहे हैं ये नतीजे आप? आसिफ जी। जनाब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जम्मू कश्मीर में जो भी इलेक्शन होता है और जब भी वोट डालने लोग आते हैं, ये सीधे एक मुकाबला टेरर वर्सेस डेमोक्रेसी होता है जी। हर डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक है किसी भी इंस्टीट्यूशन का और अमन की बुनियाद के लिए जरूरी है, वो किसी भी डेवलपमेंट के लिए वो जो है अमन है। तो लोग जो है इतने थ्रेट्स के बावजूद भी जो है वो लोग वोट देने के लिए निकले ताकि यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। और इस इलेक्शन से 2-3 चीजें पॉजिटिव निकल कर आई है, क्योंकि इसमें 280 सीटें थे और ज्यादा जो नौजवान पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, जो दिग्गज पॉलिटिशियंस थे, जो 3-3, 4-4 बार MLA रहे हैं, वो इनको आगे नहीं बढ़ने देते थे। इस इलेक्शन से जो छोटे तबके का जो पॉलिटिकल वर्कर था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, कांग्रेस का था या बीजेपी का था या किसी और PDP का था, उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने का मौका मिला क्योंकि सीटें ज्यादा थी। जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 MLA की सीटें होती थी, वहां पर आज जो है वो 14 जो है वो DDC की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि 4200 के करीब अगर देखा जाए टोटल कैंडिडेट्स जो है वो इस इलेक्शन में उठे थे। तो जो नौजवान है उनको आने का मौका मिला। अब बात कही जाएगी जो इस वक्त ट्रेंड्स आ रहे हैं, हालांकि जो गुपकार अलायंस है हम उसमें वो लीड कर रहे हैं, तो और जो अभी तक आंकड़े आए हैं, हालांकि फाइनल जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो आए नहीं है जी। जो यहाँ पर गुपकार अलायंस को जो है 115। आसिफ साहब मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि जो तैयारियां थी उन तैयारियों के जरिए जो नतीजे निकल कर सामने आए सर, उस पर क्या आपका प्रकाश है? मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या गुपकार ने मेहनत करी या बीजेपी ने जो मेहनत करी उस हद तक वो कामयाब है, गुपकार उस हद तक कामयाब है, क्या कहेंगे आसिफ जी? देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, गुपकार के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इलेक्शन ना लड़ते, तो वो कहीं नहीं रहते। तो कुल मिलाकर जो है इनका हलवा मांडा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर में, उनका हलवा मांडा सिर्फ जो है वो पॉलिटिक्स से ही चलता है। अगर यही सियासत खत्म हुई होती तो इन्होंने पिछली बार भी ULB इलेक्शंस में बायकॉट किए थे, तो कोई फायदा नहीं मिला और जो नौजवान लोग थे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला, क्योंकि अल्टरनेटिव इस वक्त मौजूद है। यूथ जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो अपने एरिया को की डेवलपमेंट करे। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में और किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट में अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी
भी बिजली नहीं है। आप अंदाजा करें कि मड़वा का जो एरिया है वहां पर टेलीफोन भी नहीं चलता है, तो वहां बिजली तो दूर की बात है। कुल मिलाकर जो है वहां पर इस वक्त आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के यानी कि देश की धारा के साथ, आसिफ साहब, देश की धारा के साथ अब जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। ये प्रयास पहली एक जो सीढ़ी है वो चढ़ती हुई नजर आ रही है। वाकई आवाम ने जो लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बिल्कुल हिम्मत। अब इसमें यह देखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है इनको कितनी पावर्स देती है जो डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं। ओके संजीव जी, इंस्टीट्यूट होगी अब डिस्ट्रिक्ट बॉडी। ओके सर, मैं लौट रहा हूं। संजीव जी, किस तरीके से सर देख रहे हैं नतीजे, और नतीजों के साथ साथ 370 के खात्मे के बाद पहला वहां पर ये चुनाव है, कैसे समझे सर इन सारी चीजों को? क्योंकि लगातार हमने कई बयान जो है वो सुने, और बयानों के बाद वहां की आवाम में क्या इसका फर्क पड़ा होगा, वो नतीजों में तब्दील हुआ है या फिर नहीं हुआ, आप कैसे इसका आकलन कर रहे हैं सर? हेमंत जी, अभी तक जितने रुझान और नतीजे आए हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जो लोग गुप्तार अलायंस को गुप्तार गैंग के नाम से संबोधित करते थे, उनको जवाब जनता ने दे दिया है कि वो गैंग है या अलायंस है या एक पार्टी है। हाँ। तो वो जवाब निश्चित तौर पे मिल गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीजेपी को बढ़त मिली है, जिस तरह से हम भी उम्मीद नहीं रख रहे थे उस तरह से उनको सीटें मिली है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने सारे संसाधन और संसाधनों का इस्तेमाल किया, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, यदि कहीं पे विरासती शासन लागू हो तो वहां पे भी वही कमोबेश सरकार वही होती है जी। तो जिस तरह से साधन और संसाधनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया और जितना एग्रेसिव होकर इस चुनाव को लड़ा, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चुनाव चाहे जिस स्तर का भी हो, चाहे वो हैदराबाद का चुनाव हो, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, या ये चुनाव हो, बीजेपी ने आक्रामक तरीके से जिस तरह से लड़ा, नतीजे क्या आक्रामक इतने आ पाए, क्या बेहतर आ पाए, वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं जी। मुझे लगता है कि ये हिम्मत बीजेपी के लिए ये नतीजे उतने करामत नहीं आए जितना वो चाहते थे। 20 डिस्ट्रिक्टों में जो है 13 डिस्ट्रिक्टों में गुप्कार अलायंस की जो पार्टनरशिप है उनके डीडीसी चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जबकि 2 हैंग डिस्ट्रिक्ट आए जिनमें एक श्रीनगर भी है। निर्दलियों का खेल क्या है, इंडिपेंडेंट का खेल क्या लगता है आसिफ जी? मैं बताऊंगा सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी की जो है मीटिंग बनेगी। श्रीनगर में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि कश्मीरी माइग्रेंट जो थे वो उन्होंने कम वोट डाले। अगर कश्मीरी माइग्रेंट अपने फुल वोट डालते, जिस तरह से बाकी लोग खतरा लेकर जो है वो वोट डालने के लिए आए, अगर कश्मीरी माइग्रेंट भी जम्मू और दिल्ली के कैंप्स में वोट डालते, नगरोटा के कैंप्स में वोट डालते, तो बीजेपी को 15 से 20 सीटें जो है वो श्रीनगर में मिल सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाएगा कि ये ना बीजेपी की जीत है ना एनसी की हार है, सिर्फ ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। अगर देखा जाए इसमें सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो आज फिर एक बार इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो निकल कर आई है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 23 सीटें जो है वो ले रही है। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है देश से, और जम्मू कश्मीर में भी अगर कांग्रेस इस वक्त स्ट्रांग होती तो वो बीजेपी को जम्मू में टक्कर देती, और जो 70 सीटें बीजेपी इस वक्त जीतने के कगार पे है, शायद वो एक बार संजीव जी की बात पूरी हो जाए, फिर अनुज अत्रेय जी हमारे साथ हैं, गुलरेज जी भी हैं। संजीव जी अपनी बात रख दें आप। जी, मैं वही कह रहा था कि जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कहां तक तो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल सफाया करने की बात हो रही थी। वहां के जो प्रभारी थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमें कांग्रेस को ही हराना है और कांग्रेस को सफाया कर देना है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस भी हम ये नहीं कहते कि संतोषजनक, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दृश्य में दिखाई दे रही है। लेकिन मूल बात यही है कि एक अच्छी बात जो उन्होंने कही अभी, हमसे पहले जो पत्रकार थे उन्होंने कहा कि एक तरह से डेमोक्रेसी की जीत हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, और सबसे बड़ी बात की एक भी कहीं से अप्रिय कोई सूचना नहीं आई थी इसमें। संजय जी, यानी कि ये मान लें कि 370 अब बीते दिनों की बात हो गई, अब इसको ऐसे समझ रही है वहाँ की आवाम? संजय जी, वहाँ की जनता को अब इससे आगे निकलना ही होगा, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं वहाँ। ओके, अब उस पर कोई चर्चा की कोई गुंजाइश बचती भी नहीं है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। अनुज अत्रेय जी जी, हिम्मत, लोग जो है जो यहाँ जब पिछले दिनों में भी कश्मीर में था, जब मैंने वोटर से बात की कि आप लोग क्यों नहीं निकलते, बोलते हैं कि हम जो है वो डर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी अगर पोलिंग स्टेशन पे हम खड़े हो कहीं भी हमला हो सकता है, तो इसलिए लोग वोट डालना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो रही बात, ठीक है, ऐसे में आ रहा हूँ मैं, और भी पैनलिस्ट हैं उनको भी एक बार जोड़ लेते हैं। अनुज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रेय जी। अनुज अत्रेय जी, संतोषजनक ये नतीजे सर आपके वहां पर इस चुनाव में क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे नतीजे बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है, लेकिन हम अगर जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में देखें तो जिस तरह से 280 सीटों का नतीजे आए, सबसे पहली बात तो है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ बैठे हैं और जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 150 सीटें कश्मीर में से, उसमें से 3 सीटें ये जीते हैं, जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस का सफाया हो गया। अरे साहब, हम तो जो है वहाँ 22 सीटों पर अभी आगे चल रहे हैं, और देखिए अभी नतीजे पूरे आते आते जो है आपको दिख जाएगा रुख क्या है। और रही बात
गुप्तकार गैंग को जिन्होंने गुप्तकार गैंग बोल दिया, एक अलायंस को, और इसमें प्रमुख जो दोनों प्रमुख दल हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पुराने अलायंस रहे हैं। पीडीपी के साथ इन्होंने अभी 4 वर्ष तक जो है सरकार चलाई जम्मू कश्मीर में। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने वाजपेयी जी के टाइम पे उमर अब्दुल्ला में उनके विदेश मंत्री रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब से उनका पुराना नाता रहा। आज वही लोग इनके जो है इनके गैंग हो गए हैं। एक अलायंस को ये गैंग का नाम दिया तो कश्मीर की जनता ने बता दिया कि गैंग क्या होता है और अलायंस क्या होता है। आप उनका अगर कश्मीरियों का अपमान करेंगे तो कश्मीर की जनता ने आपको 150 में से 3 सीटें ला करके आपको दिखा दिया है। तो हकीकत तो ये है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो ये नतीजे आए हैं, देखिए नतीजे किसी भी दल को जो है स्पष्ट तौर पर नहीं आए। किसी भी, अगर हम ये गुप्तकार की भी बात करें और इसमें अगर पार्टी वाइज अगर अलग से बाइफरकेट करके बात करें, पीडीपी का आप नतीजे देखें और एनसी का नतीजे देखें और उनके साथ 5 अन्य दलों। अनुज जी, यानी कि आप संतोष ऐसे करते हैं कि हम तो चुनाव में बहुत ज्यादा दम लगाने की कोशिश में थे ही नहीं, तो जो नतीजे आ रहे हैं वो ठीक है, संतोष है। हिम्मत जी, मैं अनुज जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हिम्मत जी, मैं अनुज जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनके सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद या दूसरे पार्टी के जो फार्मर मिनिस्टर रहे और बड़े बड़े दिग्गज लीडर रहे सेंटर के, वो कैंपेनिंग के लिए क्यों नहीं आए? ठीक है अनुज जी, जवाब दे दीजिए आप। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए एक लोकल स्तर के चुनाव थे, बिल्कुल एक छोटे स्तर के चुनाव थे और कांग्रेस पार्टी कभी भी जो है अपने चाहे निगम के चुनाव हो या ये जिला स्तरीय चुनाव पहली बार हुए हैं, ये 20 डिस्ट्रिक्ट में 4 जिले की 14 सीटों पे चुनाव हुए, तो हम लोग कभी भी इनको इतना ज्यादा हर जगह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को अनुज जी ये जवाब नहीं है। आप हैदराबाद जा सकते हो, आप कर्नाटका में जा सकते हो, आप वेस्ट बंगाल में जा सकते हो, तो लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो आप इलेक्शन को सीरियस नहीं ले सकते। ये कौन सी बात है? आप अभी तक बात करते थे एनसी और मेरी बात का हिस्सा। ठीक है आसिफ जी, हाँ अनुज जी अपनी बात रख दें, फिर गुलरेज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, मैं नहीं बोलता, जरा सुन लीजिए, बोले हम अपनी बारे में बात। देखिए, पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, उसके नेताओं को क्या करना है, ये आप लोगों से हमें जो है कहीं ना कहीं सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें निर्णय करने दीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ क्या निर्णय लेना है, कौन से नेताओं को कहाँ जिम्मेदारी देनी है, कहाँ लोकल स्तर पे हमें चुनाव लड़ना है और कहाँ राष्ट्रीय स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोगों को हर, बिल्कुल जाहिर है सर, आपको तो अपने नेतृत्व को पहले संभालने की जरूरत है, क्योंकि उसको लेकर तो मंथन चिंतन चल रहा है ना सर अनुज जी। तो उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। आने वाले चुनाव भी है, आने वाला वक्त चुनाव का भी अनुज जी, तो उस पर भी फोकस करना होगा। आसिफ जी वही बात कह रहे थे। बिल्कुल सर, हाँ आपने कटाक्ष मारा है। नहीं सर, मैं कटाक्ष नहीं मार रहा हूँ सर, मैं कटाक्ष नहीं मार रहा हूँ। मैं उन्होंने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ अनुज जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आ रहा हूँ मैं अनुज जी, वापस आऊंगा आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, गुरुरेज जी को भी इसमें जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। तो डीडीसी के नतीजों के बाद अब दरअसल स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर अब तैयारी सरकार को लेकर भी की जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि 370 के खात्मे के बाद लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बता रही है कि लोकतंत्र पसंद है जम्मू कश्मीर को भी। इसी पर चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तौसिफ साहब, मैं आपके पास से आ रहा हूं, क्योंकि तकनीक खराब की वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तौसिफ जी, किस तरीके से ये नतीजे आप देख पा रहे हैं और साफ तौर पर अगर समझें तो ये क्या कहते हैं नतीजे लोकतंत्र को लेकर? हालांकि ये दुहाई बार बार पीडीपी के नेता भी देते रहे और एनसी के नेता भी देते रहे, गुप्तकार का पूरा जो अलायंस है वो देता रहा, लेकिन फिर भी लोकतंत्र को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे कि वहां पर तो बुलेट हावी रहता था, लेकिन स्थितियां क्या हैं? अब बैलेट हावी है बुलेट पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं डिस्कनेक्ट हुआ था ड्यू टू सम रीजन, तो मेरी बात नहीं आ पा रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे पहले डीडीसी चुनाव हुए। ये कश्मीर के लोगों को मेरी तरफ से बड़ी बड़ी मुबारकबाद कि हम देखें कि कश्मीर ने आज फिर से एक बार ये पेश किया, ये सबूत दिया कि वो दे बिलीव एंड हैव अ फेथ इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। कश्मीर ने आज ये दिखाया कि दे बिलीव इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ग्रासरूट डेमोक्रेसी। आज जम्मू कश्मीर में फिर से इस एग्जाम्पल को एक हतमी शक्ल मिली कि जिस तरह हमेशा सच्चाई बुराई का खात्मा करती है, उसी तरह आज डेमोक्रेटिक सेटअप। तौसिफ साहब, ये इन नतीजों के मायने क्या है सर, एक लाइन में अगर समझे तो? तौसिफ साहब,
इन नतीजों के मायने क्या लगते हैं सर आपको? देखिए सर, देखिए मेरा ये कहना है कि चाहे इट डजंट मैटर कि कौन जीत रहा है। ठीक है। आई एम अ कश्मीरी एक्टिविस्ट, आई एम रिप्रेजेंटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि धारा 370 और 35A को हटाने के से पहले जम्मू कश्मीर के जो बहुत से लोकल पॉलिटिकल पार्टी थे वो कह रहे थे अब कश्मीर के युवा बंदूक उठाएंगे, अब बारूद फटेंगे या बॉर्डर से उस पार मचे जा रही कश्मीर में इंटरनल कन्फ्लिक्ट। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी की वीडियो आज कश्मीर में एक मचे थी बॉर्डर के उस पार जो मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना पीपल कश्मीर के अंदर है, चाहे वो पीडीपी है, एमसी है या अलगावाद है। इसके अलावा वर्ल्ड को भी एक मैसेज जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी कि उन्होंने आतंकवाद को खैराबाद कहा है, उन्होंने आतंकवाद को फॉरएवर बाइक कहा है और इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि कश्मीर बदल गया एंड हमने ये मैसेज पूरी दुनिया को आज दे दी और हमने दिखा दिया पूरे जो भारत के लोगों को, इवन हमने एंटी नेशनल फोर्सेस को भी दिखाया कि कश्मीर बदल गया, कश्मीर वांट्स पीस, कश्मीर वांट्स प्रोग्रेस एंड कश्मीर वांट्स डेवलपमेंट। जो सरकार ठीक है, और डेवलपमेंट की दिशा में ये कदम दरअसल लोकतंत्र की खूबसूरती के जरिए बढ़ता हुआ नजर आता है इन चुनाव के बाद, इन नतीजों के बाद। ठीक है, गुलरेज जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। गुलरेज जी, ठीक है, सेकंड पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आप हैं, लेकिन कोशिश तो की गई थी कि नंबर 1 पर आ जाएं। ऐसी स्थितियां बनी भी, गुपकार जो अलायंस बना उसको गैंग तक कह दिया गया आपकी तरफ से। बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे, अनुराग ठाकुर को हमने देखा था लगातार वो चुनाव के अलग अलग चरणों में प्रचार के लिए उन्होंने कमान संभाल रखी थी, कई नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो नतीजे निकलकर सामने नहीं आए। सर, थोड़ी सी असंतुष्टि है आपको, या फिर आप ये कह देंगे कि लोकतंत्र बच गया साहब और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। सबसे ज्यादा प्रसन्न मैं जिस प्रकार से अभी कश्मीरी एक्टिविस्ट की बातें सुनी, वह सुन के प्रसन्न हूँ कि क्या उनके दिल में चल रहा है, किस प्रकार से नेशनलिस्ट एलिमेंट्स की राइज हो रही है और जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पिट्ठू थे उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ रहा है। देखिए, डेमोक्रेसी की जीत बहुत बड़ी जीत होती है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम लगभग जम्मू को स्वीप किए हैं और साथ ही वादी में भी कमल खिलाए हैं। अब इसका क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, मैं अभी इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा कि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुका है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कश्मीर वादी की आज के समय हमारे संगठन की स्थापना हो चुकी है और बतौर एक कैडर बेस्ड पार्टी हम ये बोल सकते हैं कि इसके जो फल मिलेंगे हमको मीडियम टर्म में भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म तक भी मिलते रहेंगे। क्योंकि जब कैडर बेस्ड पार्टी होती है वो अपने कैडर को एक बार स्थापित कर देती है तो फिर वो प्रोग्रेस करती जाती है, शिखर तक पहुंच जाती है। तो मुझे बड़ी अपेक्षा है कि अब जब वादी में फूल खिल चुका है कमल का और जब कैडर बन चुका है और हम बूथ तक तो मैं नहीं बोलूंगा कि हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन हाँ वार्ड स्तर तक तो अधिकांश जगहों पर पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बची है कश्मीर की वादी की कि जो अछूती हो भारतीय जनता पार्टी से। अब इससे 2-3 चीजें सिद्ध होती हैं। देखिए, भाजपा का तो फायदा है ही सही, लेकिन जो मेन स्ट्रीमिंग होगी कश्मीर की आवाम की, वह हिंदुस्तान अभी अनुज जी ने भी कई बातें कही, संजीव जी ने भी बातें कही। गुलरेज जी, मैं भी उन बातों को जोड़ते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सरकारी मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करने के बावजूद भी आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए। वहां के नेता तो ये तक कह देते हैं गुपकार के कि हमको तो प्रचार भी ढंग से नहीं करने दिया साहब, देखिए अगर और आप तो आकर बार बार प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे आप पॉइंट टू पॉइंट बोल लेंगे इस पर। हाँ, कहिए सर। सरकारी मशीनरी का उपयोग कैसा होता है 87 में राजीव गांधी ने करके दिखाया था। नहीं सर, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, क्या है ना, मैं पीछे की जानकारी रखता नहीं हूँ गुलरेज जी। आप आज की बात करें, अच्छा लगेगा मेरे को। जो नियरेस्ट एग्जाम्पल है हेमंत भाई वही देना पड़ेगा, पीछे की बात नहीं है। ये नियरेस्ट एग्जाम्पल है कश्मीर की इतिहास से की बात करके नियरेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं था। और सरकारी मशीनरी का उपयोग यदि करना चाहते तो हम भी सब जगह कमल खिला देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक इतिहास वाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाली पार्टी है। हम मेहनत करते हैं और मेहनत से कमल खिलाते हैं। सरकार एनसी के नेता है शब्बीर साहब, आवाज मिल रही है सर आपको? जी 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 शब्बीर जी, क्या कहेंगे सर? ये नतीजे हालांकि आप ही के पक्ष में आए हैं, ज्यादातर तो आप सबसे ऊपर ही चल रहे हैं आपका अलायंस, फिर भी वो प्रदर्शन जिसकी उम्मीद थी या फिर उससे अच्छा प्रदर्शन हुआ है सर, क्या कहेंगे सर?
नहीं सर, बता दे, बस आप पहले एक मेरा भी सवाल ले ले। हाँ आसिफ जी लूंगा मैं एक बार बात कर लूं, फिर आपका सवाल इस वक्त मैं आपको हिम्मत जी बता दूं, उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने जो ये विक्ट्री है उसको ये बताया है कि जो बीजेपी ने डाउनग्रेड किया है स्टेट को, ये उसके अगेंस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेकर जो गुपकार अलायंस है उसने 370, 35 और जो यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट किया गया जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो है वो एजेंडा था और कोई डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस वक्त जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे, बाकी जो है वो कह रहे थे, हालांकि इनकी पॉलिटिकल लड़ाई है, मैं एज ए जर्नलिस्ट एक इंडिपेंडेंट हूं और मुझे हक है कि मैं उनको पूछूं कि गुलाम नबी आजाद या राहुल गांधी जैसे या प्रियंका गांधी जैसी लीडर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्यों कैंपेनिंग के लिए नहीं आए। तो रही बात इस वक्त अभी भी जो है, जैसे मैं इस वक्त किश्तवाड़ में खड़ा हूँ, अभी भी काउंटिंग हो रही और हम काउंटिंग सेंटर के बाहर है। अगर मैं काउंटिंग सेंटर के बाहर देखूं तो कई लोग जो दर्जनों है वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किश्तवाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के तो रिजल्ट आ चुके हैं, एक का पेंडिंग था, कुछ यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आई थी वोट्स में, क्योंकि जो पेड होता है वोट पेड उसमें 50 वोट्स होते हैं, लेकिन गलती से वो बूंदिया प्रिंट आउट हुए थे, जो पीओ थे उसने 50 किए थे। तो रही बात, अब मैं बताऊंगा कि एमपी और जो पीडीपी और कांग्रेस की बात रही, ये जो है किसी ना किसी तरह जो है वो अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है अभी यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं मरमत और गुदना से, बीजेपी के जो फॉर्मर एमएलए और पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट वो दोनों सीटें हार चुके हैं, वो दोनों सीटें हार चुके हैं। शबीर भाई, ओके शबीर अहमद साहब, गुलरेज जी आ रहा हूँ, शबीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर है। महबूबा झंडा उठाएंगे कि नहीं तिरंगा? चलिए ठीक है, शबीर अहमद साहब क्या कहेंगे सर, लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में आगे बढ़े आप? देखिए शबीर जी, पहली बात सुन रहा हूँ, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ही जवाब दे दे, अब तिरंगा उठाएंगी कि नहीं? ये बोलने नहीं देते तो हम बात क्या करेंगे? नहीं शबीर जी रखिए अपनी बात, आप जी रखिए। भाई मेरा प्रश्न आप रख देना। जो मीडिया है इसमें पहले तो हम ये बताएंगे कि आज तक जितने भी पिछले 4 महीनों से या 1 साल से ये सिर्फ इतना कह रहा है कि ये गैंग है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना सब कुछ खो दिया है, इन्होंने लूट मचाई है, पीडीपी ने इतना लूट किया है, और फिर उसके बाद अब आगे रोशनी एक्ट लगाया है, अब उसके बाद आज कह रहे हैं कि हमें जेके स्कैम है। लेकिन अगर फेयर प्ले ग्राउंड हम देखेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो लीडरान है उनको कैंपेन करने नहीं दी गई, उनको ये बोला गया कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, किसी लीडर ने हमारी कोई कैंपेन नहीं की, कहीं जगह कोई लीडर गया नहीं है, लोकल लोगों ने खुद कुछ मैनेज किया है। उसके बाद भी अगर आप ये कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कश्मीर के लोग बीजेपी को यहाँ खिला रहे हैं, तो आप देखें बीजेपी का अकाउंट कितना खिला है। अगर आप पैसों की बात करें तो जितना बजट हिंदुस्तान को 1 साल का होगा इतना बजट इन्होंने कश्मीर में बीजेपी के लोगों ने खर्च किया है। कितने शिकारा लोग उन्होंने कमाया, एक बंदे पे उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन इसका फायदा ये हिंदुस्तान को सोचता है, हमारे भारत को सोचता है। शबीर साहब ये तो कह रहे हैं कि जनता ने आतंक को जवाब दिया है, वो तो ये कह रहे हैं। जो भारत है ना, ये देखिए ना, ये जो भारत है ये बीजेपी का भारत नहीं है, ये भारत हमारा है, हिंदुस्तानियों का है, सर कम से कम आप अब ये वाली बात तो कहने लगे, लेकिन आप जिन अलायंस के साथ हैं वो मुफ्ती साहिबा तो ये कहती हैं हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, अब कम से कम आप भारत की बात तो करने लगे सर। वो बात आप उसके साथ तो कह रहे हैं अपना झंडा ही उठाएंगे सर। आपने उनके साथ हुकूमत की है 3 साल, आपने लूट खसूट के हिस्सेदार आप लोग हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि आपने अपना एजेंडा चलाया। हम इंडिया का एजेंडा चलाते हैं, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के गुलरेज जी इस पर कमेंट करना चाहते हैं। शबीर साहब गुलरेज जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, सुन लीजिए एक बार। गुलरेज जी रखें। देखिए महबूबा जी ने क्या क्या बोला है ये आपकी फाइल में भी है और हर हिंदुस्तानी के दिमाग में और दिल में बसा हुआ है कि इन्होंने क्या बातें बोली थी जिसको हम कभी बोल भी नहीं सकते। गुलरेज जी उनका साफ कहना था कि हम तो जाकर कहीं प्रचार करने भी पहुंचे नहीं, हमको तो रोक दिया गया प्रचार करने के लिए, उसके बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन हमने कर लिया। आपने किया क्या, वो ये कह रहे हैं? मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिरते फिरते भी 100 का आंकड़ा पार कर लिया गुलरेज जी उन्होंने। जमीनों पे कब्जा किया, बहाना बना रहे हैं, ये निकलने को तैयार नहीं थे, जो शाहनवाज हुसैन जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, तो इनको किसने रोका था? सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, नहीं निकलने देने का बहाना बनाकर घर में दबे छुपे बैठे, क्योंकि लोग इनसे क्वेश्चन कर लेंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि कहाँ है चोरी का माल, क्यों कश्मीरियों का पैसा चुराया, रोशनी एक्ट के तहत क्यों कश्मीरियों की जमीनें चुराई, गरीब गुरबों की जमीनें चुराने वाले अपना मुंह छुपा के बैठेंगे, कैसे निकलेंगे घर के बाहर? मुद्दा नहीं है,
सर आप निकलने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हमको निकलने नहीं दिया जा रहा, और आप कह रहे हैं कि वो डर के मारे निकल नहीं रहे। समझ से परे हो जाता है सर। ठीक है, आ रहा हूँ सर, शबीर साहब आ रहा हूँ आपकी बात समझ गए सर, आपकी बात समझ गया मैं। संजीव जी इस खींचतान के बीच लोकतंत्र की प्रक्रिया तो चली, ठीक है गुलरेज जी आ रहा हूँ, प्लीज सर, मैं एक एक करके सुनूंगा, अच्छा लगेगा मेरे को डिबेट में। संजीव जी इस मैं आ रहा हूँ, आसिफ साहब आ रहा हूँ आपके पास। गुलरेज जी माफी चाहेंगे। संजीव जी लोकतंत्र की प्रक्रिया तो चली है कम से कम, और ये जो अगर लोकतंत्र की प्रक्रिया वापस शुरू हुई है तो क्या मान लें संजीव जी कि आने वाले वक्त में विकास की एक नई इबारत जम्मू कश्मीर के आवाम के लोगों को मिल सकेगी? देश की धारा के साथ अब कश्मीर जम्मू जुड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता निश्चित तौर पे चाहती है कि विकास की बात हो वहाँ जो लोग पहुंच रहे हैं या जो राजनीति की बातें कर रहे हैं वो अब 370 और 35 से अलग हट के बात करे वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे अपने आप को ये कहने में कोई गुरेज नहीं करती और वो भुनाने का प्रयास करती है कि नहीं हमने ये हटाया, अब जम्मू कश्मीर की जनता पहले से ज्यादा बेहतर है। लेकिन नतीजे जो बताते हैं वो मुझे बोल रहे नतीजे जो नतीजे बता रहे हैं वो नतीजे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नए तरीके की राजनीति करती है। हमने देखा है कि जिस तरह से हैदराबाद में उन्होंने सारे हमले को झोंक दिया और लगातार देश के गृह मंत्री तक कहते थे कि नहीं हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन लड़ने या अपने वोटों में इजाफा करने या सीटों में इजाफा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सरकार बनाने आए हैं। और नतीजा ये हुआ कि वो 448 तो हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि आप इतने हमले और इतने आक्रामक तरीके से राजनीति करते हुए वहां पे प्रचार करते हुए सारे हमलों को झोंक देने के बावजूद एक मेयर तक आप नहीं वहां पे बना पाए। ठीक वैसे ही यहाँ भी पूरी ताकत, हालांकि लोकतंत्र में या राजनीतिक दलों के लिए ये कोई नई बात नहीं है और होना ही ऐसा चाहिए कि आप कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव को चुनाव के तरीके से ले। हालांकि बहुत ऐसे भी पार्टी हैं जो कहते हैं कि नहीं अब आज स्थानीय निकाय के चुनाव की बात आप कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता, कल पंचायत के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के नेता। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को परहेज करना चाहिए कि वो किन जगहों पर जाके अपने प्रचार में वो संलग्न हो रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए उनको। लेकिन अब चूंकि राजनीति है, इस तरह से आपको पार्टी का झंडा मिला हुआ है, पार्टी के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी साख तो लगी हुई है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि नतीजे कुछ और होने चाहिए। लेकिन नतीजे बताते हैं इतने सालों के बाद ये जो स्थितियां बनी हैं तो ये मान ले वहां के आवाम भी चाहती है कि हम शांति चाहते हैं हम। हाँ बिल्कुल जितने इलेक्शन में आपने देखा पूरे इलेक्शन के बीच में कहीं से आपको कोई अप्रिय सूचनाएं नहीं मिली। लोगों ने वोटिंग किया तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग चाहते हैं कि बेहतर तरीके से वहां के जीवन हो और उससे वहां के जुड़े लोगों के सरोकारी मुद्दों की बात हो। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय मुद्दों को इसमें उछाल के भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। ठीक है, आसिफ जी अपनी बात रखते हैं आप। आसिफ जी देखो, मैं बताऊंगा इन चुनाव को हमें देखना चाहिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो शुरू हो सकता है और इससे जो है वो एक नजर जो है वो किरण नजर आ रही है लोगों में। चाहे 370 था या नहीं था, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था। अब अगर बीजेपी ने 370 को जो है वो हटाया है, लोग चाहते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को राइट्स मिल रहे हैं, लोकल के जो राइट्स है वो प्रिजर्व हो रहे हैं, उसी तरह से है जम्मू कश्मीर के लोगों के भी राइट्स जो है वो प्रिजर्व होने चाहिए। और लोग चाहते हैं कि यूटी को जो है वो दोबारा से स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है अब कितनी खींचातानी होती है और कौन पार्टी किसको खींचती है और कहां पर कौंसल के जो है वो बनती है। तो रही बात, अभी तक इन्होंने रोशनी का मुद्दा उठाया है। रोशनी जो है वो अब मुद्दा ही नहीं रहा क्योंकि जो बीजेपी के इस वक्त सरकार है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का है, तो बीजेपी ने के ही सरकार ने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है यहाँ का, उन्होंने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल की है कि इस केस को जो है वो दोबारा सुना जाए। जो डिसीजन कोर्ट का आया है वो ठीक नहीं है क्योंकि उसमें काफी गरीब लोग जो है उनको भी जमीनें दी गई थी। तो क्योंकि इस तमाम में सब नंगे थे, अब रोशनी भी जो है वो स्कैंडल नहीं रहा। कुल मिलाकर लोग जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। लोगों के छोटे छोटे मसले जो कश्मीर का इशू है वो तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी ये शांति गुपकार के साथ मिलेगी, ये शांति बीजेपी के साथ मिलेगी, कैसे मिलेगी? देखिए, ये शांति जो है वो लोकल जो ग्रास रूट लेवल पॉलिटिकल है और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो वर्कर्स हैं, उनको जब लेकर आप साथ चलोगे और जो लोगों की डिमांडें हैं, सड़क, बांधी, बिजली। मैंने आप पहले ही डिबेट में कहा कि मड़वा हमारा एक ऐसा एरिया है जहां पर 70 साल के बाद भी आज ना तो बिजली है ना टेलीकम्युनिकेशन है। इवन कि यहाँ पर मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, यहाँ पर FM तक भी नहीं चलता है। अगर हम देखें तो बाहर जो है वो
गाड़ियों में एफएम चलते हैं, टीवी स्टेशन चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हमें डेवलपमेंट में शामिल किया जाए। जो पहले ठीक है अनुज जी, एक बड़े बदलाव की ओर, वो अब सब लोग करें। ओके सर, मैं आ रहा हूँ। अनुज जी, एक बड़े बदलाव की ओर वहां की आवाम देख रही है। आपको लगता है सर 370 को रोककर रखा, 35 को रोककर रखा, इसके खात्मे के बाद ये वहां की तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं, तो एक बड़ा कदम सरकार का रहा, इसमें सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। अनुज आत्रे जी। देखिए, निश्चित तौर में इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा कदम था ये 5 अगस्त को जो पिछले वर्ष 2019 में लिया गया। उस कदम के तहत जो है कश्मीर की जनता के लिए बहुत सारी उम्मीदें जगाई गई भारत सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और जनता ने उस उम्मीद से जो है बीते 1.5 साल से जो है एक बंधक की तरह वहां पर कश्मीर में रही कि शायद हालात कुछ बेहतर होंगे जो ये धारा 370 और 35 से हटाई गई। हमने भी स्वीकार किया कि ठीक है, हट जाना चाहिए था, हटा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस हटाने के पीछे आप कोई एक स्पेशल उसका जो एक स्टेटस था उसको हटा करके आपने उसको बोला है कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट चालू करेंगे, लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं अपनी रिपोर्ट पेश कर पाई है कि 1.5 सालों में कश्मीर की जनता को, कश्मीर की आवाम को दिया क्या है। आज भी आपने धारा 370 हटाने और इस डेवलपमेंट के लिए डीडीसी को चुना उन्होंने, इस एक्ट को सामने रखा, और वो ये कह रहे हैं कि इसी के जरिए तो डेवलपमेंट करेंगे हम। मुझे लगता है कि किसी का आपको बचाव नहीं करना चाहिए। ये डीडीसी के बचाव नहीं कर रहा सर, मैं तो पक्ष बता रहा हूं उनका, वो जो कह रहे हैं। पक्ष के लिए आप 1.5 साल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या केवल कश्मीर की जो है विकास जो है डीडीसी चुनाव के ऊपर निर्भर है? क्या केवल डीडीसी की जो है प्रक्रिया उन्हीं के विकास होगा? भारत सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता? राष्ट्रपति वहाँ प्रशासन है, शासन है, वो क्या कर रहे हैं बताएं? अभी इन 1.5 सालों में कौन लोग वहाँ लगा दिए, कौन से वहाँ कर दिए, कौन से स्कूल कॉलेज? इसलिए कांग्रेस पार्टी ने दिलचस्पी नहीं रखी अनुज जी, इसलिए दिलचस्पी नहीं रखी आपने। ये लोग अपनी मानसिकता के तहत भारतीय जनता पार्टी को डेमोक्रेटिक प्रोसीजर भी चल रहा है, कश्मीर में जितने रुके हुए काम थे वह भी चल रहे हैं, वहाँ शांति की प्रक्रिया भी चल रही है, वो कश्मीर में स्ट्रीमिंग भी चल रही है। तो आप और क्या चाहते हैं? आप ही बताइए। कश्मीर में होते हुए चुनाव में भागीदारी उसमें 11 महीने कैसे गए हैं आप नहीं जानते कि कोरोना वायरस में पूरा हिंदुस्तान बंद रहा जब, तो कश्मीर भी तो बंद था। बात कर रहे हैं सर, किसको जाने? आपके जैसे अच्छे प्रवक्ता हमारे अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरह भूख नहीं है कि आपको हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच जाएंगे। ठीक है सर, वक्त नहीं, मेरे को वाइंड अप करना होगा सर, वक्त नहीं मेरे पास। शबीर जी से आखिरी कमेंट ले लूं, फिर संजीव जी के पास आखिरी कमेंट में ले लूंगा। शबीर साहब, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया में कम से कम आपने भरोसा करा और उसी के तहत अब आगे आप बढ़ पाएंगे, क्या लगता है सर? एक बात मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दी। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या हमें स्टेट से यूनियन टेरिटरी पे लाके खड़ा करना क्या कश्मीर के लोगों के लिए यही बीजेपी का सौगात है? क्या हमें डिसग्रेस और डिग्रेड नहीं किया आप लोगों ने? क्या अगर आपको 370 हटाना था, हटाना था, क्या स्टेट हमारा हक दिया जाए? 70 सालों में डेवलपमेंट के नाम पे डिग्रेड कर रखा था, हम अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए बात आज नहीं होती है, ओके सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। संजीव जी, माफी के साथ आपसे आखिरी कमेंट नहीं ले पाऊंगा मैं, बहुत गुलेज जी माफी के साथ रोकूंगा आपको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलेज जी आपका। शबीर साहब, थोड़ा वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अनुज जी आपका बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र किया जाए तो स्थितियां ऐसी हैं कि आने वाला वक्त अब दिशा ये बता रहा है कि यहां पर अब सरकार की भी आवश्यकता आन पड़ी है। डीडीसी के नतीजों के साथ ये समझा जा सकता है कि डेवलपमेंट की एक नई बयार बहेगी कैसे, कौन बहाएगा, क्या करेगा, ये देखने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच में स्थितियां साफ हैं कि कहीं ना कहीं इतने सालों से जो रुकावट थी वो अब थोड़ी थोड़ी परत दर परत हटती हुई नजर आती है। इसी के साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।